हेलो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब बीजगणित। और बीजगणित का मेरा प्लान क्या है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि बेसिक लेवल से बीजगणित को स्टार्ट किया जाए और कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसको डिटेल वे में कवर किया जाए, ताकि जब आप जुलाई अगस्त में विद्यालय में आए तो आपका गणित का एक पोर्शन पूरा कंप्लीट रहे, ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना बनने पाए। और पूरा बीजगणित की सिलेबस की बात की जाए तो एक बार सिलेबस देखते हैं ध्यान से। कक्षा 6 का जो सिलेबस है, कक्षा 6 में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। हमें पढ़ना है आवश्यकता एवं परिकल्पना, मतलब बीजगणित आया क्यों है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और बीजगणितीय जोड़, घटाना, गुणा, भाग। उसके बाद एक चर का रैखिक समीकरण। ये 3 टॉपिक अगर आपको पता है तो कक्षा 6 का सिलेबस कंप्लीट है। कक्षा 7 की बात की जाए तो कक्षा 6 का सिलेबस प्लस बीजगणितीय व्यंजक, अगर बीजीय व्यंजक आपको पता है तो कक्षा 7 का सिलेबस कंप्लीट है। कक्षा 8 की बात की जाए तो 2 टॉपिक और जुड़ जाते हैं, सर्वसमीकाएं और गुणनखंड। लेकिन बीजगणित का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है ना कि ऐसा नहीं है क्लास 6 का आपने सिलेबस पढ़ा, खत्म हो गया, फिर 7th में आए आपको केवल बीजीय व्यंजक पढ़ना, ऐसा नहीं है। आपको बीजीय व्यंजक के साथ साथ 6 का सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीजीय व्यंजक में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट यूज किए जाएंगे जो क्लास 6 पे डिपेंड रहेंगे। कक्षा 8 का जो सिलेबस है सर्वसमीकाएं और गुणनखंड, ऐसा नहीं होगा कि कक्षा 6 और 7 का पूरा सिलेबस आप भूल जाए और डायरेक्ट आप सर्वसमीकाएं और गुणनखंड पढ़ें, ऐसा नहीं होगा। सर्वसमीकाएं और गुणनखंड पूरा डिपेंड करेंगे कक्षा 6 और 7 के सिलेबस पे। बात समझ रहे होंगे कि सिलेबस आपस में जुड़े हुए हैं। कक्षा 9 की बात की जाए, कक्षा 9 में 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुपद और 2 चर का रैखिक समीकरण। ठीक है। कक्षा 10 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, बहुपद जो कक्षा 9 में पढ़े थे फिर से कक्षा 10 में पढ़ना है, 2 चर का रैखिक समीकरण कक्षा 10 में फिर से पढ़ना है, और एक नया टॉपिक जुड़ता है द्विघात समीकरण। इसका मतलब कक्षा 10 में 3 टॉपिक हैं, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट अगर ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे ना तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, आप चीजों को रटेंगे, फिर आप चीजों को याद करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और क्लास 10 तक पहुंचेंगे तो बहुत ऐसे आप खत्म होगा सिलेबस कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग को लग रहा होगा कि अगर मैं कक्षा 10 में हूं तो केवल कक्षा 10 का सिलेबस पढ़ना, नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप एक बार विश्वास करके देखिए, क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट करिए, आपके पास बहुत कम समय में आप बीजगणित का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आप पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप कक्षा 10 का सिलेबस डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आप कंप्लीट कर लें, लेकिन आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, कई बार आप भूलेंगे। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट से मैं आपको चीजों को बताना चाह रहा हूं, क्लास 6 के बेसिक से क्लास 10 तक आपको जीवन में कभी भी बीजगणित से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको बहुत सहज महसूस होगा जब आप बीजगणित के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको केवल कक्षा 10 की परीक्षा पास करनी है तो आप जैसे चाहो वैसे कर लो, लेकिन अगर आपको जीवन में बहुत अच्छा करना है, आपको कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो आपको सब्जेक्ट का डिटेल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बात समझ रहे होंगे कि ठीक है, अगर आपको पास होना है तो आप बहुपद रट लो, 2 चर का रैखिक समीकरण रट लो, द्विघात समीकरण रट लो, पास हो जाओगे कंप्लीट। लेकिन अगर आपको कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना है ना, तब तो पूरा बीजगणित पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और मैं आपकी लाइफ से चीजों को रिलेट करके ऐसे बीजगणित के कॉन्सेप्ट दूंगा जो आप इंजॉय करोगे, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनो मेरी बात को। सबसे पहले देखिए, जब भी मैं क्लास में बीजगणित स्टार्ट करता हूं तो बीजगणित तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है बच्चों को। लेकिन जब वहां पर बीच बीच में अंकगणित के कॉन्सेप्ट आते हैं ना तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फिर बार बार मुझे अंकगणित पे जाना पड़ता है, बार बार अंकगणित के कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है। इसलिए इस बार मैंने ये सोचा कि ठीक है, बीजगणित के सिलेबस को हमने देख लिया कि बीजगणित का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा सिलेबस है, हमको उसको पढ़ना है और हमको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो क्यों ना जो जो चीजें हमको बाद में दिक्कत करने वाली हैं, जो चीजों को हम बार बार पढ़ने वाले हैं, क्यों ना सबसे पहले हम अंकगणित के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लें। मतलब बीजगणित को स्टार्ट करने से पहले
बीजगणित में जो जो कॉन्सेप्ट अंकगणित के यूज होंगे हम क्यों ना उसको एक बार अच्छे से देख लें, और एक बार अगर विश्वास मानिए, एक बार आप केवल अंकगणित के उन कॉन्सेप्ट को देख लिए, जीवन में कभी भी आपको बीजगणित में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और बीजगणित के क्वेश्चन को आप 100% एक्यूरेसी के साथ और 100% कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। बस आप अंकगणित के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखो। इसलिए इस वीडियो में मैं अंकगणित के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा, उनको ध्यान से देखिएगा, और जैसे ही मैं कल जो नया वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें मैं बीजगणित को स्टार्ट करूंगा। और कुल टॉपिक अगर देखा जाए तो कुल 10 से 12 टॉपिक हैं। इन 10-12 टॉपिक का कुल वीडियो देखा जाए तो 12 से 14 वीडियो या मैक्सिमम 15 वीडियो बनेंगे। उन 15 वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें और प्रॉपर नोट्स बनाते गए तो जीवन में कभी भी बीजगणित से आपको हटना नहीं पड़ेगा, कभी भी आप बीजगणित से दूर नहीं भागोगे, आपको बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और पूरे बीजगणित को एकदम समाहित करके जबरदस्त तरीके से सीखने का कोशिश करिए। बुक की बात की जाए तो थ्योरी के लिए आपको कोई बुक रेफर नहीं करना है, जो थ्योरी मैं बताऊंगा वो आपको सीखना है। क्वेश्चन के लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, कोई भी बुक आप रेफर करो, लेकिन मैं कहूंगा आप एनसीईआरटी की बुक को रेफर करो। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी किताब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, प्लस वो किताब सस्ती है, 60 रुपए किताब मिल जाती है, आप इजीली खरीद सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो मोबाइल से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 6, 7, 8 में आप एनसीईआरटी किताब डाउनलोड करके वहां से क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत अच्छी बात है। पहले से कोई किताब है, किसी भी स्कूल की किताब है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। बात क्लियर है? कक्षा 9-10 की बात करें, कक्षा 9-10 में मैं 2 बुक को रेफर करूंगा। पहला एनसीईआरटी किताब को, ठीक है, सेम रीजन, क्योंकि सस्ती किताब है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल पर ही। दूसरी एक किताब है बालाजी पब्लिकेशन की, वो किताब बहुत अच्छी है, उस किताब के क्वेश्चन को भी मैं रेफर करूंगा। आपको केवल क्वेश्चन के लिए बुक को रेफर करना है, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा भी, उसको भी आप, अगर आपके पास बुक नहीं है और बुक की कोशिश आप कर रहे हैं, बुक नहीं मिल पा रही है, तभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी दूंगा, क्वेश्चन लगाऊंगा भी, मतलब कुल मिला के आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी है, मैं चीजों को हैंडल करूंगा। ठीक है, अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है, किताब नहीं है तो परेशान मत होइए, जब स्कूल खुलेगा तो किताब की व्यवस्था कर लीजिएगा। ठीक है, अभी केवल आपके दिमाग में ये होना चाहिए, जो थ्योरी में बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन में एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको अच्छी तरीके से करिए, जो होमवर्क मैं दूंगा उसको सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर इन सब चीजों को इतना आप कर लिए तो जब आप जुलाई में आएंगे तो आप बहुत ज्यादा एज में रहेंगे, और अगर आप बोर्ड की परीक्षा कक्षा 10 में जाने वाले हैं तो आपके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं रहेगा। त्रिकोणमिति मैं पहले अपलोड कर दिया हूं, बीजगणित आप पढ़ चुके रहेंगे तो आपका जान लीजिए 20 से 25 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में एक जो एडिशन है ना, एडिशन का बहुत इंपॉर्टेंस है बीजगणित में। सबसे पहले जब मैं बीजगणित जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ूंगा तो वहां पर बीज जोड़ का बहुत ज्यादा यूज होगा। तो एक बार हम जोड़ को देखते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं 6, ठीक है, तो यहां पर 6 जो है ना, उसको आप पैसे की नजर से, अभी देखो जो मैं बताना चाह रहा हूं ना उस पर बस फोकस करो। अभी 6 को आप एक पैसे की नजर से देखो, पैसा है रुपए, मतलब 6 रुपया। मैं लिख रहा हूं 6 तो मतलब 6 रुपया, मैं लिख रहा हूं 5 तो मतलब 5 रुपया। पैसे या रुपए की नजर से देखो, अभी मैं संख्याओं को पैसे या रुपए की नजर से देख रहा हूं। बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद गणित में जो रुपया पैसा होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है +6 और दूसरा होता है -6। मतलब एक होता है कमाया गया धन और एक होता है उधार लिया गया धन। बात क्लियर है? एक होता है उधार लिया गया धन, एक होता है कमाया गया धन। कमाए गए धन को हम धन चिन्ह के साथ और उधार को ऋण चिन्ह के साथ दिखाते हैं, क्योंकि उधार को हम ऋण कहा जाता है ना। कभी आप बैंक पे जाओ तो वहां लिखा रहता है ऋण लेने की सुविधा उपलब्ध है, कार ऋण लीजिए, तो ऋण मतलब होता है उधार, तो ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, क्या क्या अभी तक समझे? कोई भी अंक लिखा गया है हम उसको पैसे की नजर से देखेंगे, और पैसा 2 तरीके का, एक कमाया गया धन
धन चिन्ह के साथ और दूसरा उधार लिया गया धन चिन्ह ऋण चिन्ह के साथ। अब देखिए गणित में जो उधार का कॉन्सेप्ट है ना वो भी बहुत जबरदस्त है, उसको देखने का प्रयास करें। देखिए गणित में ये माना जाता है कि आपको कोई जरूरत पड़ी, ध्यान सुनिएगा, आपको कोई जरूरत पड़ी और आपने उधार लिया और उधार लेने के बाद वो पैसा जेब में नहीं है आपके, वो पैसा खर्च हो गया। ये सुनो, जब भी उधार किस लिए लिया जाता है? क्या जेब में लेकर घूमने के लिए उधार लिया जाता है क्या? कि किसी से उधार 500 रुपए लिए और जेब में लेकर घूम रहे आराम से खर्च कर रहे हैं? नहीं, उधार किस लिए लिया जाता है गणित में इसलिए बहुत मैं अर्जेंट कंडीशन में हूं, मैंने उधार पैसा लिया और वो पैसा खर्च हो गया। अब उसका इंपॉर्टेंस क्या बचा? उसका इंपॉर्टेंस ये बचा कि अब जब भी मेरे पास पैसा आएगा वो उधार चुकाना पड़ेगा, और इसलिए उसको ऋण चिन्ह के साथ हम दर्शाते हैं कि जैसे ही पैसा आएगा मैं उस पैसे को दे दूंगा। बात क्लियर है? मतलब ऋण चिन्ह दिखाने का मतलब यह है कि मैंने पैसा लिया था उधार, वो खर्च हो गया है, अब जब भी मेरे पास पैसा आएगा मैं उस उधार को चुका दूंगा। बात क्लियर, यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब देखिएगा एक बात और, किसी को इस बात से मतलब नहीं है कि मैंने कितना खर्च किया, मैंने कितना कमाया। सबको पता किस बात से मतलब होती है? आपके पास कुल कितना बचा, या आप कुल कितना उधार है, या आप कुल कितना कमाए। बात क्लियर है? सबको केवल इस बात से मतलब है कुल कितना है, कुल कितना बचा, कुल कितना कमाए, कुल कितना उधार। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए मैं लिख रहा हूं -3 + 8। सबसे पहले आपको इसको पढ़ने आना चाहिए। -3 + 8 क्या मतलब है इसका? -3 का मतलब है 3 रुपया उधार लिए, ठीक है। -3 में 3 रुपये उधार हो, और +8 का मतलब 8 रुपए कमाए हो, ठीक है। अब देखो अगर 3 रुपए तुम उधार हो और 8 रुपए तुम कमाए हो अभी, तो बताओ तुम्हारे पास कितना बचेगा? अभी मैं बोल रहा हूं कि उधार का मतलब यही है कि अगर तुम्हारे पास कमाया गया धन है तो उधार को दे दीजिए तुरंत। 3 रुपए उधार हो, 8 रुपए तक कमाए हो, कितना बचेगा तुम्हारे पास? 5 रुपया बचेगा। कितना बचेगा? 5। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम्हारे पास पैसा आए, कमाया गया धन आए, तुरंत उधार को दे देना है। अब बताओ 5 रुपया तुम्हारे पास बचा, ये कमाया गया धन है कि उधार? कमाया गया धन बचा है, तो कौन सा चिन्ह? प्लस। बात क्लियर है? ठीक है। यहीं पर एक बात आओ, अगर कहीं पे लिखा गया है 5 के साथ कोई भी चिन्ह नहीं है, प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, तो हमेशा अच्छी चीज मानते हैं। बताओ कमाया गया धन अच्छा होता है कि उधार? कमाया गया धन, इसलिए कोई चिन्ह नहीं दिया गया है तो हम प्लस चिन्ह मान लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा लिखा गया है -16 + 5। इसका क्या मतलब है? -16 रुपए उधार है, 5 रुपए अभी मैं कमाया हूं, तो 5 रुपए कमाए हो ना, 16 रुपए उधार हो, तो जितना भी कमाए हो तुरंत दे दो। उधार का मतलब यही है कि जितना रुपया कमाए हो तुरंत उसको जमा कर दो उधार में। तो 16 रुपया उधार था, 5 रुपया कमाए हो, कितना उधार बचेगा? 11 उधार बचेगा। उधार के लिए कौन सा चिन्ह? माइनस। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन बड़े बड़े लोग इसमें गलतियां कर देते हैं। बताइए, पता है गणित से भी इसको सॉल्व, अभी मैं प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ से सीख जाएंगे तो फिर मैं गणित के रूल से भी इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर रूल को मैं थोप दूं, मैं चाहता हूं कि आप चीजों को फील करें, ठीक है। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, रूल तो हमारे लिए चीजों को बस आसान कर देती हैं, तो हम उसको रूल को भी देखेंगे, आप परेशान मत होइएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया तो फिर चीजें मेरे लिए बहुत आसान होंगी समझाने के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, लिखा गया है -3 -8 +11 -6। देखिए जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति बस एक बार उधार लिया है और एक बार कमाया, वो कई बार उधार ले सकता है या कई बार कमा सकता है, ठीक है। तो पता है गणित में एक चीज करते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम चीजों करते हैं कि एक तरह की चीजों को एक साथ कर देते हैं तो आसानी हो जाती है। अगर एक डायरी है, उसी डायरी पर कमाया गया धन और उधार लिखा जा रहा है,
तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन हम एक जगह केवल उधार को लिख रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि नहीं, या एक व्यक्ति का उधार एक जगह लिखते हैं, तो एक तरह की चीजों को हम एक जगह रखते हैं। सेम वही यहाँ पर भी करने वाले हैं, सभी उधार को एक जगह रख दो बेटा। -3 -8 -6 +11। देखिए मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सभी माइनस चिन्हों को एक साथ कर दिया, ठीक है। अब देखिए, जब कई सारे उधार आप लिए हो ना, तो उनको एक उधार बनाने की कोशिश करो। क्या करो? एक उधार, तब तो बता पाओगे ना कि कुल कितना उधार हुए, अब कितना पैसा है, तभी तो आप बता सकते हो ना। देखो -3 रुपये उधार लिए, -8 उधार लिए, फिर -6 उधार लिए और फिर 11 रुपया कमाए। सबसे पहले ये बताओ कि कुल कितना उधार तुम ले लिए। 3 रुपया उधार, 8 रुपया उधार, कितना हो गया? 11 रुपया उधार, प्लस 6 रुपया और उधार ले लिए, तो 8 3 11 11 6 17 17 रुपया तुमने उधार ले लिया कुल, ठीक है। हमेशा कुल उधार और कुल कमाए गए धन को एक जगह करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब बताइए, 17 रुपया उधार हो, 11 रुपया कमाए हो, कितना बचेगा? आपके पास 6 रुपया बचेगा, क्या? उधार, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग बना लीजिए कि सभी उधार को एक साथ कर देंगे, सभी कमाए गए धन को एक साथ। उसके बाद सभी उधार को एक उधार बना देंगे, सभी कमाए गए धन को एक कमाए गए धन। उसके बाद हम किस तरीके से किए आप देख होंगे, ठीक है। आगे देखिए, लिखा गया है -3 +8 -2 +7 -3। इसको सॉल्व करेंगे, सभी उधार को एक साथ कर दो। -3 -2 -3 +8 +7 एक जगह कर दिए। उसका क्या करते हैं, सभी उधार को एक उधार बना दो। 3 2 5 5 3 8, कुल कितना उधार थे? 8 रुपया। कुल कितना रुपया कमाए हो? 8 7 15। अब बताओ, 15 रुपया कमाए हो, 8 रुपया उधार हो, सब उधार दे दोगे तो, और तुम्हारे पास कितना रुपया बचेगा? 7 रुपया बचेगा। 7 रुपया कमाया गया धन बचेगा, कौन सा चिन्ह? धन चिन्ह। दोनों क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके देख लिए, अब जो किताबों में आपको मिलेगा हम उससे देखते हैं। किताबों में रूल क्या है? रूल ये है कि समान चिन्ह जुड़ते हैं, ध्यान सुनिएगा, समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या मतलब है, जैसे लिखा गया है -3 -2 +8 -6, तो सबसे पहले सभी माइनस को एक साथ कर दीजिए, -2 और बढ़ा दीजिए 2 कर दीजिए, -6 +8 +2। रूल क्या कहता है? सभी समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं। तो देखिए ये माइनस चिन्ह, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये समान चिन्ह है, एक तरह के चिन्ह है। तो एक तरह के चिन्ह क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो 6 2 8 3 11, और किसको जोड़ रहे हैं? माइनस को, तो माइनस आ जाएगा। और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो समान चिन्ह है ना, तो ये भी जुड़ेंगे। 8 2 10। बात क्लियर है? ठीक है। अब क्या कहा जाता है? समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो हमने जोड़ दिया, सभी माइनस को एक माइनस बना दिया, सभी प्लस को एक प्लस बना दिया। और क्या कहा जाता है? असमान चिन्ह घटते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं। और हमेशा चिन्ह किसका लगता है? बड़े वाले अंक का। क्या मैंने बोला? समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं, और घटते समय चिन्ह किसका लगेगा? बड़े वाले अंक का। तो देखिए ये माइनस चिन्ह है, ये प्लस चिन्ह है, तो असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, तो क्या होगा? घटेगा। तो घटाते समय हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो 11 बड़ा है, 10 छोटा है, 11 में से 10 गया 1, और चिन्ह किसका लगेगा? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 11 है, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कोई इस तरीके से मत देखिएगा, सर माइनस वाला छोटा होता है, अगर माइनस 11 रुपया, 11 रुपया उधार छोटा होता है, 10 रुपया बड़ा होता है, नहीं, उस तरीके से नहीं देखना है, हमको अंक देखना है, ठीक है। वो अलग रूल है, वो अलग रूल है। किसी के पास 3 रुपया उधार है, किसी के पास 1 रुपया है, तो 1 रुपया वाला ज्यादा बड़ा है, इस तरीके से नहीं देखना है।
ठीक है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो अंक बड़ा होगा उसका चिन्ह लगेगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। -3 + 8 -2 + 3 -3 + 2 क्या हो जाएगा? -3 -2 -3 + 8 + 3 + 2 समान चिन्ह जुड़ते हैं, माइनस माइनस माइनस, 3 2 5 3 8 -8 सभी प्लस चिन्ह समान है, जुड़ेंगे, 8 3 11 2 13। उसके बाद समान चिन्ह जुड़ते हैं तो मैंने जोड़ दिया, असमान चिन्ह घटते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मतलब घटेंगे, बड़े में से छोटा घटेगा। 13 में से 8 गया, कितना बचेगा? 5। चिन्ह किसका लगेगा? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 13। 13 का चिन्ह क्या है? प्लस। आप दोनों तरीके, जिस तरीके से आपको समझ में आता है आप इसको करिए, लेकिन ये जरूर सीख लीजिए, बिना इसके आप बीजगणित को पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से करने का प्रयास करें। आपको ये समझ में आता है प्लस माइनस कॉन्सेप्ट, ऐसे करिए। उधार और कमाया गया धन कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, उससे करिए, किसी भी तरीके से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। ठीक है, ठीक, आगे देखिएगा। देखिए, अगर इस तरीके से गुणा करने के लिए आए, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, ठीक है, तो गुणा कैसे करते हैं? सबसे पहले चिन्हों पर ध्यान मत दीजिए, अंकों को गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। ठीक है, अब चिन्ह की बात आती है, तो चिन्ह में पता क्या करते हैं, अगर कई सारे प्लस माइनस चिन्ह आ रहे हैं गुणा करते समय, तो हम चिन्हों को काउंट करते हैं, चिन्हों को गिनते हैं, 1 2 3 4। तो देखिए इसका रूल ये है, अगर सम बार आ रहे हैं, अगर चिन्ह जो है माइनस चिन्ह अगर सम बार आ रहा है तो गुणनफल क्या हो जाता है? धनात्मक। और अगर विषम बार आ रहे हैं, अगर विषम बार आ रहे हैं तो गुणनफल क्या हो जाता है? ऋणात्मक। अगर जो चिन्ह है वो सम बार आ रहे हैं, मतलब सम का मतलब जो 2 से कट जाते हैं, जो अंक 2 से कट जाते हैं उसे सम कहते हैं, जो 2 से नहीं कटते उसे विषम कहते हैं। अगर सम बार आ रहा है ना, तो फिर वो क्या होता है? गुणनफल धनात्मक होगा। और अगर विषम बार आ रहा है तो गुणनफल क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो यहाँ कितनी बार है? 4, और 4 क्या है? सम है, इसलिए गुणनफल क्या होगा? धनात्मक। बात क्लियर है? अब आपके दिमाग में आया होगा सर ऐसा क्यों हो जाता है, तो उसका जवाब है हमारे पास, ध्यान से देखिए। देखिए एक चीज आपको पता होगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्यों होता है अब हम देखने वाले हैं कि अगर सम बार है तो धनात्मक और विषम बार है तो ऋणात्मक क्यों होता है वो देखने वाले। आपको एक चीज पता होगा, माइनस, ध्यान से देखिएगा, 3 गुणे 2 बराबर 6 और -3 गुणे 2 बराबर -6। 2 गुणे -3 बराबर -6, -2 गुणे -3 बराबर 6। ये आपको पता होगा कि अगर दोनों प्लस चिन्ह है या दोनों माइनस चिन्ह है तो गुणनफल धनात्मक, कोई भी एक माइनस है तो गुणनफल ऋणात्मक, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए, अब लिखा गया है -2 गुणे -2 गुणे -2। अब देखिएगा, देखिए माइनस चिन्ह कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो 3 क्या है? विषम, इसलिए गुणनफल क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये तो हो गया सम विषम से। अब यहां से निकालने की कोशिश करिए। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, अंक तो समान होंगे। अब चिन्ह की बात, चिन्ह कैसे निकालेंगे? देखिए दो चिन्ह, अगर 2 ऋणात्मक चिन्ह है तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो यहां से 2 ऋण चिन्ह का ये गुणनफल क्या होगा? धनात्मक। और जब एक धनात्मक मिल जाएगा मतलब ये 2 दूना 4 हो गया, +4 गुणे -2, तो इस तरीके अंतिम में क्या आ जाएगा? -1। इसका मतलब ये है कि अगर 2 का जोड़ा बन जाएगा तो वो तो गुणनफल धनात्मक हो जाएगा, ठीक है ना? 2 का यार जोड़ा बनेगा तो गुणनफल क्या आ जाएगा? धनात्मक।
और अगर एक भी बच गया, एक भी अगर जोड़ा नहीं बन पाया, और जोड़ा कब नहीं बनेगा, जब ऋण चिन्ह कितने होंगे, विषम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जोड़ा बना लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, इसलिए बच गया, इसलिए इसकी वजह से क्या आ गया, माइनस। लेकिन अगर यहीं पर एक और -2 होता तो ये किस तरीके से हो जाता, 2 दूना 4 प्लस 4, और ये 2 दूना प्लस 4, तो 4 चौके 16। इसका मतलब अगर जोड़ा बन गया तो सभी माइनस का चिन्ह क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर माइनस माइनस को गुणा करके क्या आ जाता है, प्लस। और अगर जोड़ा नहीं बन पाया तो ऋण चिन्ह आ जाएगा। और जोड़ा कब नहीं बनेगा, जब ऋण चिन्ह कितनी बार आएंगे, विषम बार आएंगे, और जब सम बार आएंगे तो जोड़ा बन जाएगा। सम का मतलब 2 बार, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये बच्चों को बहुत परेशान करती है। ठीक है, बाकी और छोटी छोटी चीजें हम उनको जब समय आएगा हम देखते रहेंगे। एक घातांक का कॉन्सेप्ट है, वो आप जानते हैं, एक बार देख लेते हैं हम इसको भी, ताकि केवल हमको कल से बीजगणित पढ़ना रहे और हमें कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, देखिएगा, जैसे लिखा गया है 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अगर हमको गुणा करना है तो ठीक है, नहीं गुणा करना है तो हम लिख सकते हैं 2 पे घात 3। क्या मतलब है, किसका गुणा किया जा रहा है, 2 का। कितनी बार, 3 बार, तो 3 का गुणा करें, 3 की घात लगा दी, इसको कहते हैं घातांक, घात। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे, हम उसको बीच में भी देख सकते हैं। लेकिन ये ऐसे कॉन्सेप्ट थे कि इनको बीच में नहीं देखा जा सकता है ना, कि अगर एक बार हम बीजगणितीय जोड़ पढ़ रहे हैं और बीच में हम इसको पूरा डिटेल में आधे घंटे पूरा कवर कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमारा सिस्टम टूट जाता है, लय टूट जाता है। हाँ, तो इसलिए हमारा लय मेंटेन रहे, जब हम बीजगणितीय जोड़ पढ़ रहे हैं तो हम जोड़ ही पढ़े अलग से, इसलिए हमने इसको देख लिया। अभी आगे अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट पता है तो आगे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, हम सब चीजों को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, एकदम मैं बेसिक से, जहां क्लास 6 से शुरू होता है बीजगणित, हम वहीं से देखने वाले हैं, अगर आप ध्यान से चीजों को देखेंगे। और एक चीज और, कुछ लोग को दिमाग में ये चीजें भी आ सकती हैं कि सर हम इंग्लिश मीडियम के हैं, हम हिंदी मीडियम के हैं, सर आप तो हिंदी में सब चीजें बता रहे हो। देखिएगा, यहाँ गांव के लोग, मैं चाहता हूँ ये गांव के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पर जिस सहजता के साथ बच्चे हिंदी को समझते हैं, निश्चित रूप से इंग्लिश को नहीं समझते। इंग्लिश मीडियम डिमांड है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। हम कॉन्सेप्ट अगर हम इंग्लिश में बोले और आप समझ भी ना पाओ तो इंग्लिश मीडियम का क्या फायदा। हमें तो मेन चीज है कॉन्सेप्ट सीखना। ठीक है, हमें मेन है कॉन्सेप्ट सीखना। जितने भी अच्छे लेवल के पेपर होते हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होते हैं। बड़े होकर जब आप कंपटीशन का पेपर देंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, कि हिंदी मीडियम खराब है इंग्लिश मीडियम अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं। आप किसी मीडियम से पढ़ें। तो मैं जानता हूं कि यहाँ पे हिंदी को समझने वाले ज्यादा हैं। और एक बार अभी बहुत जल्दी हमारे उपराष्ट्रपति ने बहुत क्लियर कट बोला कि जो भी प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए वो रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। अब बताइए, कोई भी चीज आप जितनी सहजता के साथ हिंदी से सीख लेते हैं, क्या इंग्लिश में सीख पाते हैं, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो दूसरी बात है, आज इंग्लिश की डिमांड है बहुत ज्यादा, इसलिए इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। लेकिन आप चीजों को हिंदी में सीखिए, आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप जिस भी भाषा में सहज महसूस करते हैं उस भाषा में सीखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आप दिमाग में बिल्कुल ये मत बनाइएगा कि हम तो इंग्लिश मीडियम के हैं, ये तो सब हिंदी मीडियम में चल रहा है, हम किस तरीके से पढ़ें, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, मैं इंग्लिश में बताऊंगा, बच्चे 2 मिनट वीडियो देखेंगे, 4 मिनट देखेंगे, बंद कर देंगे। जब हम हिंदी में बताते हैं तो बच्चे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, बच्चे अपने आप को जोड़ पाते हैं चीजों को। ठीक है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखें चीजों को, और ये छोटी मानसिकता अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है ना, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।